HP Victus RTX 5050। RTX 5050 के दो लैपटॉप्स हम कर चुके हैं, एक MSI का कटाना और एक Acer Predator Helios Neo 16S, और ये तीसरा लैपटॉप है। और भी किसी का रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके बता देना। वैसे इस लैपटॉप का और ओमेन का ना एक वीडियो डाला था अभी हमने थोड़े दिन पहले, दोनों लैपटॉप एक साथ, लेकिन वो इनिशियल इंप्रेशन वीडियो था, समझ गए होंगे आप कौन से वाला। एंड इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे इस लैपटॉप के बारे में, ये कहां स्टैंड करता है, इसके आसपास के कौन कौन से लैपटॉप हैं। ये 1 लाख रुपीस के आसपास लिस्टेड आज की डेट में, एंड 1 लाख रुपीस के आसपास और कौन कौन से दूसरे लैपटॉप हैं। और जो RTX 5050 है ना, ये न्यू RTX 4060 है, क्योंकि 4060 के लैपटॉप्स भी हमारे को 1 लाख के आसपास ही मिला करते थे। और 4060 और 5050 का कंपैरिजन वीडियो है चैनल पे, तो वो देख लेना दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं है। तो अगर आप लेटेस्ट 5050 लैपटॉप लेना चाहते हो तो ये वाली वीडियो पूरी देखो एंड तक, और यहां तक आगे सब्सक्राइब करो। मैं जरा लैपटॉप की बात कर लेता हूं। तो डिजाइन वाइज जो लैपटॉप है ना, प्रॉपर वैसा ही है जैसे पिछले साल वाला विक्टस था। यहाँ पे पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स थोड़ा बहुत हमारे को मिलता है, एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है, 160-170 डिग्री तक जाती है पीछे। कीबोर्ड फ्लेक्स ऐसा ज्यादा नहीं मिलता हमारे को इसके अंदर, लेकिन भाई साहब स्क्रीन वॉबल अभी भी बहुत बढ़िया वाला है। ओमेन में इन्होंने इंप्रूव कर दिया, लेकिन इसके अंदर कह रहे हैं नहीं, विक्टस तो हमारी पहचान है स्क्रीन वॉबल, वो तो हम रखेंगे इसके अंदर। बाकी जो इंटीरियर है लैपटॉप का पूरा मैट फिनिश में है, लेकिन बहुत ज्यादा रफ है, बहुत ही ज्यादा रफ है। और टॉप पे विक्टस का लोगो है, पीछे की तरफ विक्टस की ब्रांडिंग हमारे को मिल जाती है। एंड जो वेट है लैपटॉप का वो 2.35 kgs है, और अगर चार्जर भी इंक्लूड करते हैं तो 3 kgs के आसपास इसका वेट पहुंच जाता है। तो प्रॉपर गेमिंग वाला लैपटॉप जैसा होता है वैसा ही है। और थिकनेस 23.5 mm के आसपास है, तो अच्छा खासा मोटा भी है। और इनटेक के वेंट्स हमारे को नीचे की तरफ मिल जाएंगे, और बैक साइड में इसके एग्जॉस्ट वेंट्स हैं, लेफ्ट राइट में कोई वेंट्स नहीं है। और इसके अंदर AMD Ryzen 7 260 प्रोसेसर है। अब इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है। AMD हमेशा ऐसा करता है कि एक प्रोसेसर की रीब्रांडिंग जरूर निकालता है जिसमें बिल्कुल सेम चीज होती है। ये प्रोसेसर सेम Ryzen 7 8845HS ही है, सेम कोर, सेम थ्रेड, सेम क्लॉक स्पीड, सेम वॉटेज, इवन मल्टी कोर सिंगल कोर की परफॉर्मेंस तक भी इस प्रोसेसर की सेम है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर भी डेडिकेटेड NPU मिलता है हमारे को, लेकिन 16 टॉप्स वाला है, बहुत ही एंट्री लेवल वाले AI टास्क को हैंडल करता है। वैसे भी ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप है, तो NPU पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि GPU खड़ा है हमारा AI वाला टास्क करवाने के लिए। साथ में 24 GB रैम मिलती है, DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। और हाँ, 2 स्लॉट है इसके अंदर, सिंगल चैनल में रैम है, तो फ्यूचर में अपग्रेड करनी हो तो 48 GB तक आप कर पाओगे। भाई ये चीज HP ने वैसे बढ़िया कर दी, ओमेन के अंदर भी, विक्टस के अंदर भी 24 GB मिनिमम दे रहे हैं और सिंगल स्लॉट में दे रहे हैं। और SSD भी भाई 1 TB मिलती है Gen 4, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छी खासी है। और इसके अंदर 2 SSD के स्लॉट्स हैं, तो फ्यूचर में आप अपग्रेड भी कर सकते हो इजीली। और ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर RTX 5050 मिलता है, 8 GB VRAM के साथ है, 80 वॉट TGP है। वैसे जो 50 सीरीज है ना, ये कम वॉट TGP में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, बिकॉज पावर एफिशिएंट है। बट फिर भी मेरे हिसाब से 115 वॉट होना चाहिए था, बिकॉज कटाना है, इस प्राइस पॉइंट पे टफ है, सबके अंदर 115 वॉट मिलता है, इसमें 80 वॉट, जबकि लैपटॉप है भी हमारा 2.3 kgs वाला, कोई थिन गेमिंग लैपटॉप भी नहीं है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, MS ऑफिस भी है इसके अंदर, और 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी आपको मिलेगा। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 के स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं साइड बाय साइड कंपेयर भी करके देख रहा था अदर प्रोसेसर के साथ, पूरा ग्राफ है, आपको वीडियो पॉज करके देखना तो देख लो। और Cinebench 2024 के बेंचमार्क है, एंड Geekbench 6 का मल्टी कोर सिंगल कोर का जो CPU बेंचमार्क है। तो यहाँ पे आपको कोडिंग वगैरह करनी है, हाई एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट वगैरह, वो सब आप इस पर आराम से कर सकते हो। म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर आप आराम से चला सकते हो। और फिर आगे AI परफॉर्मेंस की बात, यहाँ पे Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो, जो हमने GPU पे निकाले, इसके स्कोर बढ़िया है 50-50 के हिसाब से। और DeepSeek R1 का 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल हमने इसके ऊपर रन किया थ्रू LM Studio। इसके अंदर 7 बिलियन पैरामीटर है, जिस लैपटॉप के अंदर 50-60 वगैरह होता है, उसके अंदर अब 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन करते हैं। तो ये कंपैरिजन वगैरह के लिए अगर दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करना हो। और प्रॉम्प्ट जो था वो ये था, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसका रिजल्ट हमारा 22.8 सेकंड्स में निकल के आ गया। और जो टोकन इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और डेटा साइंस वाले टास्क आपको करने हैं, तो इसका CPU GPU का कॉम्बिनेशन आराम से करवा देगा। वैसे एंट्री लेवल Ryzen 5 i5 के साथ RTX 3050 भी है ना, उसमें भी हो जाते हैं। ये तो फिर भी उससे ऊपर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क 2900 के आसपास स्कोर, और ब्लेंडर के अंदर BMW का रेंडर निकाला, 25 सेकंड्स में रिजल्ट निकल के आ गए थे। तो यहाँ पे अगर आपको गेम डेवलपमेंट वगैरह भी करना है इस लैपटॉप पे, तो एंट्री लेवल आप कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि कितने रिसोर्सेज वगैरह आप कंज्यूम कर रहे हो। जो इस फील्ड्स हैं वो समझ गए होंगे। एंड उसके बाद एडिटिंग एंड डिजाइनिंग के लिए Puget Bench फॉर फोटोशॉप 6300+। प्रीमियर प्रो का बेंचमार्क हमने चलाया, वो चला ही नहीं, कुछ ग्लिच वगैरह हो रहा था, बट उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नंबर्स निकल के आएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स में 7000+ एंड DaVinci Resolve में 5500+। तो यहाँ पे एडिटिंग वगैरह आपको करनी है, आफ्टर इफेक्ट्स आपको चलाना है, बढ़िया लेवल की टाइमलाइंस पे आपको काम करना है, बिकॉज रैम भी अच्छी है,
जीपीयू भी अच्छा खासा मिल जाता है और प्रोसेसर भी बढ़िया है। और स्पेसिफिकली आफ्टर इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 16 to 18 GB रैम की रहती है, इसके अंदर 24 GB है। तो वही चीज मैं कह रहा था कि एचपी ने भाई रैम 24 GB देके बढ़िया कर दिया। और जीपीयू के परफॉर्मेंस के लिए 3D मार्क टाइम स्पाई, जिसके स्कोर्स ये रहे आपके सामने। वैसे साइड बाय साइड में कंपेयर भी करके देख रहा था पुराने जीपीयू से, तो इसका 80 वॉट वाला जो 5050 है ना, वो ठीक ठाक परफॉर्म करता है कंपेयर टू अगर आप 4050 देखते हो या इवन 4060 देखते हो 140 वॉट वाला। यहीं पे 5050 115 वॉट होता तो डेफिनेटली 4060 के आसपास खड़ा होता हो। फिर Geekbench 6 का OpenCL स्कोर देख सकते हो आप 90,000 प्लस, एंड VR मार्क का बेंचमार्क भी निकाला 8700 के आसपास स्कोर निकल गया है। तो VR गेमिंग आप कर पाओगे, बट रेजोल्यूशन कम रखना पड़ेगा, सेटिंग्स कम रखनी पड़ेगी, थोड़ी एंट्री लेवल वाली VR गेमिंग हो गई। और लैपटॉप की स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए 1 आवर के लिए प्राइम 95, मैक्सिमम टेंपरेचर 76 तक गए, एवरेज भी 69 डिग्रीज का निकल गया है। क्लॉक स्पीड्स भी आप देख सकते हो 4.9 गीगाहर्ट्ज एंड 4.7 गीगाहर्ट्ज, और TDP ज्यादा पुश नहीं करी, 58 वॉट तक गया था और 53 वॉट का एवरेज मेंटेन कर गया। तो पावर एफिशिएंट है, AMD है तो ज्यादा वॉटेज ड्रॉ नहीं करेगा और परफॉर्मेंस ठीक ठाक निकाल के दे देता है। सेम इन केस ऑफ GPU, यहाँ पे 79 वॉट तक गया था मैक्सिमम और 79 वॉट का एवरेज मेंटेन कर गया। टेंपरेचर भी ऐसा ज्यादा नहीं गए, 70 डिग्रीज के आसपास तक ही गए। और लैपटॉप कोई क्रैश वगैरह नहीं होता, स्टेबिलिटी के साथ काम करता है, थर्मल्स बढ़िया मेंटेन करता है। फिर हमने गेम टेस्ट किया जिसमें सबसे पहले वैलोरेंट 1080p वाली डिस्प्ले की हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया था, तो 200, 230, 240 FPS के आसपास मिल रहे थे। जैसा इसका प्रोसेसर है लगभग इतने FPS आने थे, CPU इंटेंसिव गेम है। उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग्स और 1080p पे आराम से हमारे को 100, 110 FPS मिल गए थे। बढ़िया आप स्पोर्ट्स वाली गेमिंग इस लैपटॉप पे कर सकते हो। और एल्डन रिंग टेस्ट किया 1080p मैक्सिमम सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम, एवरेज 55 to 60 FPS का हमारे को आराम से मिल गया था इसके अंदर भी। और ये 60 FPS लॉक्ड गेम है, सुपर FPS आते भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद COD वॉरजोन हमने टेस्ट किया, एक्सट्रीम सेटिंग्स पे हमने इसको टेस्ट किया, जिसमें आराम से 70 एवरेज FPS मेंटेन कर गया था। बाकी आपको उससे ज्यादा FPS निकालने तो सेटिंग्स आप कम कर सकते हो। हम एक्सट्रीम पे टेस्ट करते हैं तो दूसरे लैपटॉप के साथ कंपैरिजन में काफी काम आ जाता है। फिर GTA 5 एनहांस्ड एडिशन मैक्सिमम रे ट्रेसिंग हमने प्रीसेट सेट रखा था इसके अंदर, 55 to 60 एवरेज FPS मिल रहे थे, बढ़िया स्मूथ गेम प्ले मिल जाता है। और ये एनहांस्ड एडिशन है, ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है लेगेसी के कंपैरिजन में। फिर RDR2 फेवर क्वालिटी, DLSS क्वालिटी पे आराम से 75 to 80 FPS के आसपास मिल रहे थे, वहीं पे DLSS ऑफ में 60, 65, 70 तक। देन साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स रॉ परफॉर्मेंस में भी 75 to 80 FPS, और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगा दिया जो हमारा 2x वाला है जो 40 सीरीज में मिलता है, उसके अंदर आराम से 130, 140 FPS हमारे को मिल रहे थे। एंड उसके बाद रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे करा, जिसमें रॉ परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वही 25, 30 FPS आ जाते हैं, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के आप आराम से 75, 80 FPS निकाल सकते हो। उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स, जिसमें रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा रखी थी, 40, 45 FPS हमारे को मिल जाते हैं नॉर्मली, एंड DLSS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो भाई 120, 130 FPS के आसपास। एंड उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया। वैसे इसके ऊपर ना एक अल्ट्रा हाई भी होता है जो इस लैपटॉप भाई चल ही नहीं रहा था, क्योंकि वेरी हाई पे आप देख सकते हो, जिसमें रे ट्रेसिंग को भी हाई पे रखा था, मुश्किल से 20 FPS निकाल पा रहा था रॉ परफॉर्मेंस में, और फ्रेम जनरेशन लगा के 40, 45 के आसपास, जो थोड़े बहुत प्लेबल हो जाते हैं। फिर द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई सेटिंग्स 1080p पे, DLSS ऑफ में 40, 45 FPS, एंड वहीं पे जैसे फ्रेम जनरेशन लगा तो बढ़िया हमारे को 80 to 90 FPS के आसपास मिल गए थे। देन गोस्ट ऑफ सुशीमा, यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे 60, 65 FPS के आसपास, और फ्रेम जनरेशन लगा के वही 120, 130 हो जाते हैं। फिर होराइजन फॉरबिडन वेस्ट वेरी हाई सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस पे 45, 50 FPS के आसपास, एंड फ्रेम जनरेशन लगा के 85 to 90 तक आराम से ले जाता है, तो ये गेम भी आप आराम से खेल सकते हो। देन ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया सिनेमैटिक, यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, यहाँ पे 20, 25 FPS मिल रहे थे नॉर्मली, फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे प्लेबल FPS मिलते हैं 50 के आसपास। एंड वहीं पे जैसे आप रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे कर देते हो ना, तो उसके अंदर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आती रॉ में, फ्रेम जनरेशन लगा के आराम से 40 FPS के आसपास आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि 50 सीरीज वाला ग्राफिक्स कार्ड है तो मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलती है इसके अंदर, 3x एंड 4x भी मिलता है, जिसमें फ्रेम रेट बहुत अच्छे बूस्ट हो जाते हैं, 60 के आसपास 3x में एंड 70, 75 के आसपास 4x में, जिसमें रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई है। तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप अच्छे खासे FPS निकाल पाओगे 50 सीरीज के कार्ड में कंपेयर टू 40 सीरीज का कार्ड, जो एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है। फिर आ गया स्पाइडरमैन 2 वेरी हाई सेटिंग्स, नॉर्मली हमारे को 60 FPS के आसपास मिल रहे थे, फ्रेम जनरेशन लगा के अपना 80, 90 FPS के आसपास, और वहीं पे जैसे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करा तो रॉ परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई थी, लेकिन हाँ फ्रेम जनरेशन लगा के आप आराम से 60, 65 FPS निकाल सकते हो। देन एलन वेक 2, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में 40 FPS के आसपास विदाउट DLSS, रे ट्रेसिंग भी ऑफ है, लेकिन वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगा के 80, 90 FPS, जो कि काफी अच्छे खासे हैं। एंड वहीं पे फिर रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे किया तो रॉ परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के आराम से आप 40 FPS तक निकाल सकते हो। और हाँ, इस गेम के अंदर भी हमारे को मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है, और 3x और 4x लगा के तो अलग ही मक्खन मामला। अब इसके अंदर रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है और हाई सेटिंग्स भी है, तो यहाँ पे AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड हो जाते हैं काफी अच्छे खासे, और विजुअल लॉस अब इतना नहीं होता जितना पहले हो रहा था। देन लास्टली हमारा हेलब्लेड 2, जिसके अंदर वेरी हाई सेटिंग में रॉ परफॉर्मेंस में 20, 25 FPS, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के तो आराम से 50, 55 FPS के आसपास मिल जाते हैं। और इसके अंदर भी मल्टी फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है, जिसके अंदर भाई 100, 130 प्लस FPS पहुंच जाते हैं। एंड ओवरऑल लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस 1080p पे बढ़िया है, और जो थर्मल्स वगैरह भी है ना, लैपटॉप बढ़िया मेंटेन कर गया था GPU पे भी और CPU पे भी 70, 75 डिग्रीज के आसपास, जिसमें हमारा रूम टेम्परेचर 25 to 27 डिग्रीज के आसपास था। और
पोर्ट्स के मामले में राइट साइड में हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, मैक्सिमम 4K 240 हर्ट्ज तक आउटपुट मिलता है, RTX 5050 से आउटपुट मिलता है, और यहाँ पे USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट भी मिलता है, जिसमें PD 3.1 का सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रांड। हम टेस्ट करके देख रहे थे 56 वॉट तक गया था। अब ये चार्जर की वजह से भी हो सकता है, केबल टू केबल भी वैरी करता है, बट हाँ PD चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा इसके अंदर, और साथ में इसी पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन iGPU से 4K 240 हर्ट्ज तक जा रहा था। लेफ्ट साइड में पावर इनपुट का पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। तो पोर्ट्स के मामले में भी ऐसा कोई मेरे को कमी लगी नहीं इस लैपटॉप के अंदर। और भाई एक मेजर ड्रॉबैक, एक 2025 का लैपटॉप होते हुए भी इसके अंदर कोई भी मक स्विच नहीं है। ओमेन गेमिंग हब सॉफ्टवेयर में जाके भी कोई सेटिंग्स नहीं मिली मेरे को, और एनवीडिया कंट्रोल पैनल में भी मैंने चेक करा, उसके अंदर भी हम डिस्प्ले आउटपुट चेंज नहीं कर पा रहे थे। iGPU से ही रहता है डिस्प्ले आउटपुट। और ओमेन गेमिंग अब सॉफ्टवेयर मिल जाता है इसके अंदर, जिसके अंदर आप यहाँ पे लैपटॉप के वाइटल्स वगैरह चेक कर सकते हो, जिसके अंदर CPU, GPU, RAM वगैरह दिखा देता है, और डिफरेंट परफॉर्मेंस मोड्स हमारे को मिल जाएंगे, लाइटिंग वगैरह कीबोर्ड की चेंज कर सकते हो, और एक नेटवर्क बूस्टर भी हमारे को मिलता है, और कैमरा एंड वॉइस के भी फीचर मिलते हैं इसके अंदर। जैसे कैमरा के अंदर हमारे को डिफरेंट बैकग्राउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, क्वालिटी परफॉर्मेंस मिल जाता है, और रेजोल्यूशन वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऑटो फ्रेमिंग वगैरह ऑन ऑफ आप कर सकते हो, और वॉइस के भी फीचर्स मिलते हैं, जिसके अंदर स्पीकर एंड माइक्रोफोन पे आप नॉइज रिमूवल, रूम एको रिमूवल वगैरह ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है। पहले वाइट बैकलाइट होती थी, अब RGB वाली है, यानी कि कोई भी लाइट आप चेंज करोगे ना तो पूरे कीबोर्ड की सिंगल ही लाइट चेंज होती है। और नंपैड भी हमारे को मिल जाता है, पावर की भी हमारी कीबोर्ड के अंदर ही है, ऊपर ओमन की भी मिल जाती है। टाइपिंग एक्सपीरियंस डिसेंट है, ना तो बहुत ही ज्यादा बेटर ना तो बहुत ही बेकार, जैसे विक्टस का कीबोर्ड होता है वैसा ही है। और यहाँ पे ट्रैक पैड भी हमारे को मीडियम साइज का मिल जाता है, चलाने में स्मूथ है, फुली क्लिकेबल वाला है, और मल्टी जेस्चर वगैरह को भी सपोर्ट करता है। अब आ जाती है डिस्प्ले। जिस प्राइस पे लैपटॉप आता है, डिस्प्ले में बेसिक है भाई, 15.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले है, 1080p डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और कलर गैमेट 69% sRGB, 49% NTSC, और ब्राइटनेस अच्छी निकाल के देगा था, 330 निट्स के आसपास तक की ब्राइटनेस निकल गई थी, और कोई भी HDR वगैरह का तो सपोर्ट है ही नहीं। एंड यहाँ पे डिस्प्ले वैसे चलाने में बढ़िया है, आप कंटेंट वगैरह देखते हो, गेमिंग वगैरह इसके ऊपर करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं देगी। लेकिन हाँ, अगर कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हैं, फोटोज वीडियोस में कलर ग्रेडिंग करनी है प्रोफेशनली, तो वहां पे डिस्प्ले लैग करते हैं, फिर आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो, अगर आपको नहीं पता कलर ग्रेडिंग वगैरह के बारे में, और फिर भी आप सोच रहे हो, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, काम चल जाएगा। फिर भी अगर आपको चेक करनी है कि 100% sRGB वाली और बेसिक कलर गैमेट वाली डिस्प्ले कैसी है, ऑफलाइन स्टोर पे जाओ, दो लैपटॉप कंपेयर मान लो कोई भी। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का ही यूज हो रहा है, और भाई 720p 30 fps वाला वेबकैम है, 30 fps मेंटेन कर रहा है, बट 1080p होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू 2025। बाकी क्वालिटी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी लगी, माइक की भी और वेबकैम की भी, और लाइक सब्सक्राइब वाली भी। और इसके अंदर विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स वगैरह। 2 वॉट के 2 स्पीकर हैं, डाउन फायरिंग वाले हैं, ना तो बहुत ही ज्यादा लाउड है ना तो बहुत ही ज्यादा लो है, अच्छा एक्सपीरियंस दे देंगे आपको। और DTS:X अल्ट्रा सर्टिफाइड है, DTS:X की ऐप भी मिलती है इसके अंदर, जिसके अंदर आप डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो, हेडफोन पे भी, स्पीकर पे भी, या फिर अगर आपने एक्सटर्नल स्पीकर्स वगैरह लगा रखे हैं तो वो आप चेंज वगैरह कर पाओगे। और जिसको कंफ्यूजन है DTS:X अल्ट्रा और डॉल्बी एटमॉस में, डॉल्बी एटमॉस डेफिनेटली बेटर है, वो ज्यादा चैनल सपोर्ट करता है और ज्यादा बढ़िया सराउंड साउंड दे पाता है अगर आप एक्सटर्नली किसी डिवाइस पे अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हो तो। और 70 वॉट की बैटरी इसके अंदर 4 to 5 आवर्स के आसपास का बैकअप मिलता है, अगर आपने स्क्रीन ब्राइटनेस 50% पे रखी है, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ रखी है, ऑफिस वाले काम कर रहे हो, बैटरी सेविंग वगैरह मोड पे, इको मोड पे आपने लगा दिया, तो उसके अंदर आप ये बैकअप निकाल सकते हो। बाकी आपके यूसेज पे बैकअप वेरी कर सकता है। और इसके साथ हमारे को 200 वॉट का पावर अडाप्टर मिलता है, जिससे फुल चार्ज होने में 1 hour 40 मिनट्स के आसपास लगते हैं, तो ठीक ठाक चार्जिंग टाइम भी है। तो ये तो हो गया इसका पूरा रिव्यू। एंड 1 लाख के आसपास में HP ने काफी बढ़िया इस बार अपने लैपटॉप्स की प्राइसिंग रखी है, फिर चाहे ओमेन सीरीज ले लो चाहे विक्टस सीरीज ले लो, वरना हमेशा क्या करते थे ना, स्टार्टिंग में बड़ी महंगी प्राइसिंग रखते थे, फिर धीरे धीरे कम करते थे, लेकिन इन्होंने अपना बड़ी कंपेटिटिव प्राइसिंग रखी है। अब हाँ, कंपेटिटिव प्राइसिंग की बात हो रही है, अगर कंपेयर करते हैं इसको कंपेटिटिव लैपटॉप से, जैसे सबसे पहले Acer Nitro V आता है 5050 ग्राफिक्स कार्ड वाला, जो हमारा 93,990 रुपीस का है। इस लैपटॉप में i7 13620H है, और अगर हम यहाँ साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ना, तो 8 to 10% मल्टी कोर में हमारा Ryzen 7 बेटर परफॉर्म करता है, जो इतना खास डिफरेंस डालता नहीं है। हाँ, Acer Nitro V हमारा 2.1 kg वाला लैपटॉप है, ये 2.3 2.4 वाला है, 300-400 ग्राम एक्स्ट्रा है, वो किसके लिए कितना मैटर करेगा वो आप देख लेना। और GPU वाइज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें 80 वॉट वाला 5050 है, उसमें 75 वॉट वाला 5050 है। डिस्प्ले दोनों के अंदर बेसिक कलर गैमेट वाली है। बाकी ब्राइटनेस निट्स के बारे में भी नहीं कह सकता, क्योंकि नाइट्रो वी जो मैंने लास्ट रिव्यू किया था ना, उसकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी थी नहीं। अब लेटेस्ट वाले ही कैसी है वो टेस्ट करके पता लगेगा, बट इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, 330 निट्स के आसपास। और रैम का डिफरेंस है, इसमें 24 GB है, Acer Nitro V में 16 GB है। उसमें भी एक कैच है, उसमें उन्होंने DDR4 मेंशन कर रखा है, और उसके बाद में ब्रैकेट में लिख रखा है फ्रीक्वेंसी अप टू 5600 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड। अब भाई हमें नहीं पता वो DDR4 है या DDR5 है, तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। कोई नाइट्रो वी यूजर हो सेम वेरिएंट का तो कमेंट करके बता सकता है
विद द टाइम स्टैम्प। और डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट का डिफरेंस है, नाइट्रो वी में 165 हर्ट्ज है, इसमें 144 हर्ट्ज है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्टोरेज में विक्टस जीत जाता है, 1 TB स्टोरेज है, नाइट्रो वी में 512 GB है, एंड साथ में विक्टस में बैटरी 70 वॉट आवर है, नाइट्रो वी में हमारे को 57 वॉट आवर मिलती है। तो सारे सिनेरियोज में 7-8 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल के डेफिनेटली आप विक्टस के लिए जा सकते हो अगर नाइट्रो वी से कंपेयर करते हैं। और इसी विक्टस का एक और मॉडल भी है, i7-13620H वाला, जो हमारा 1,03,000 के आसपास है। बस प्रोसेसर का डिफरेंस है, अगर इंटेल के लिए जाना चाहते हो तो 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल के उसके लिए भी जा सकते हो। और एक Asus TUF F16 भी लिस्टेड है विद इंटेल Core i5 13450HX। अब अगर इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करते हो तो Ryzen 7 10 to 12% बेटर परफॉर्म करता है। जीपीयू का डिफरेंस है, इसमें 80 वॉट है, भाई टफ के अंदर 115 वॉट वाला जीपीयू है। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली टफ मुझे ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू विक्टस। और डिस्प्ले में भी टफ जीत जाता है, 1200p की 165 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, लेकिन जो कलर गैमेट है वो 100% sRGB वाला मिलता है, इसमें बेसिक है। बाकी स्टोरेज दोनों के अंदर सेम है 1 TB। हाँ, रैम का डिफरेंस है, इसमें 24 है, उसमें 16 है, चाहो तो आप अपग्रेड कर सकते हो। और बैटरी में भी टफ बेटर है, 90 वॉट आवर की बैटरी है, इसमें 70 वॉट आवर है। तो ओवरऑल टफ मेरे को ज्यादा बेटर चॉइस लगा इसके कंपैरिजन में। 1 लाख रुपीज में आप डेफिनेटली टफ के लिए जा सकते हो। उसका रिव्यू ऐसे करने की कोशिश करता हूं बहुत जल्द इसके बाद। एंड फिर आ जाता है MSI Katana विद i5-14450HX। लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेकिन अगर इस प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं तो साइड बाय साइड सिमिलर ही परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। एंड इंटेल पावर हंग्री है, AMD पावर एफिशिएंट है, तो बैटरी बैकअप ज्यादा ये निकाल के दे पाता है। जीपीयू में वॉटेज का डिफरेंस है, Katana में 115 वॉट है, इसमें 80 वॉट है, डेफिनेटली उससे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ सकता है। लेकिन रैम सबसे बड़ा डील ब्रेकर है Katana में, 16 GB डुअल चैनल में, अपग्रेड का चक्कर ही नहीं है। रैम आपको वेस्ट करनी पड़ेगी दोनों स्टिक्स अगर आपको 32 में जाना है। इसके अंदर 24 GB सिंगल चैनल है। फिर आगे स्टोरेज Katana में 512 GB है और सिंगल SSD का स्लॉट है, इसमें 1 TB है और 2 SSD के स्लॉट है, तो विक्टस जीत जाता है। और डिस्प्ले वाइज दोनों सेम है, 1080p बेसिक कलर गैमेट वाली डिस्प्लेस, और बैटरी भी सेम है, 75 वॉट आवर Katana में, इसमें 70 वॉट आवर, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो ओवरऑल विक्टस बेटर है Katana से, लेकिन Katana है भी तो 92-93,000 रुपीज का, और डेफिनेटली फ्यूचर में कम भी जा सकता है कंपेयर टू HP। HP अपनी प्राइसिंग बहुत रेयरली कम करता है। एंड 1 लाख तक जा रहे हो तो अभी यहाँ पे टफ हमारे पास एक विनर है, अगर आप 1 लाख के आसपास एक 50-50 वाला लैपटॉप देख रहे हो। फिर अगर आपको 2 kg के आसपास वाला गेमिंग लैपटॉप लेना है ना, तो Asus V16 आप ले सकते हो। यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है V16 में वो इंटेल Core 7240H मिलता है। और अगर कंपेयर करते हैं तो विक्टस का Ryzen 7 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और रैम और स्टोरेज वाला पॉइंट सेम अप्लाई होता है। यहाँ पे V16 में 512 GB और 16 GB रैम है, इसमें 24 GB और 1 TB स्टोरेज है, और डिस्प्ले भी V16 में बेसिक ही मिलती है। तो 1 लाख तक अगर आपको खर्चने हैं तो डेफिनेटली V16 को स्किप करके आप टफ ले सकते हो, वरना विक्टस भी आपके लिए एक चॉइस है। हाँ, अगर आपको 2 किलो के आसपास ही लैपटॉप लेना है तब V16 आपके लिए चॉइस बन सकता है। फिर Lenovo लॉक भी आता है, RTX 5050 वाला। वैसे लॉक का हम रिव्यू कर चुके हैं, 1,13,000 का वो लिस्टेड है अभी। एंड अगर आप प्रोसेसर कंपेयर करोगे ना, उसके अंदर 13700HX मिलता है, जो डेफिनेटली Ryzen 7 से बेटर परफॉर्म करता है। उसके अंदर जीपीयू भी 115 वॉट है, जो कि डेफिनेटली विक्टस से बेटर परफॉर्म करता है। उसके अंदर डिस्प्ले भी हमारे को 100% sRGB मिलती है, लेकिन फिर वहीं पे रैम 16 GB हो जाती है, जो विक्टस में 24 GB है। एंड स्टोरेज दोनों के अंदर 1 TB हमारे को मिलती है। बट लॉक हमेशा की तरह बैटरी में फिर हार जाता है, 60 वॉट आवर बैटरी है, इसमें 70 वॉट आवर है। ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल एक अपर एज विक्टस के पास है। लेकिन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे लॉक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बैठता है। 12-13 हजार रुपए एक्स्ट्रा आप डालोगे तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, और हो सकता है फ्यूचर में प्राइस वगैरह भी कम हो जाए। एंड लास्टली एक Katana है, एक और i7 वाला, सेम जो मैंने i5 वाला Katana बताया ना, वो 1,13,000 के आसपास है। तो सारी चीजें अगर मद्देनजर रख के Katana की जो मैंने आपको पहले बताई, तो लॉक ज्यादा बेटर ऑप्शन बैठता है उसके सामने, बिकॉज 1,13,000 आप खर्च रहे हो, तो लॉक के पास डेफिनेटली अपना एक अपर एज है। और अगर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस विक्टस को, तो HP के हिसाब से तो 1 लाख के आसपास एक बढ़िया लैपटॉप है, बट कॉम्पिटिशन को अगर कंपेयर करते हैं लाइक टफ को या लॉक को, तो वहां पे थोड़ा बहुत हार जाता है। बट स्टिल अगर आपको एक HP का लैपटॉप लेना तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। बाकी फ्यूचर में अगर इसकी प्राइसिंग 95 के आसपास हो जाती है, कार्ड ऑफर बैंक ऑफर लगा के आप ले पाओगे ना, तो डेफिनेटली ये भी एक कंसिडरेबल ऑप्शन तो है। बाकी आप बताओ आपके क्या थॉट्स हैं विक्टस के बारे में, आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो? अगर यही सेम लैपटॉप यूज कर रहे हो तो अपना फीडबैक शेयर करना, और कोई लैपटॉप का रिव्यू चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो कमेंट्स में। यहां तक आगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।